हेलो बच्चों, मैं निपुण मित्तल, आपका अपना एनएम सर, और स्वागत करता हूं आज मैं आपका हमारे पहली क्लास के अंदर, क्लास 11th की। तो जो चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और कुछ मेजरमेंट्स की कहानी, किस तरह से फिजिक्स आई, फिजिक्स के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीजों की प्रिपरेशन की, क्या लॉज बनाए गए, किसके कारण सारी की सारी चीजें जो हैं वो जनरेट हो रही थी, कौन इसके पीछे था, कौन से लॉस थे, इन सब चीजों को देखेंगे। यूनिट्स क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम लोग जाके एक चावल नहीं ले आते बाजार से और 1 किलो ही चावल लेकर आते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वाले चैप्टर के थ्रू मिलेंगे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये आप लोगों का पहला चैप्टर है क्लास 11th का। तरीके से पढ़ें, बहुत ही जिसे बोलते हैं एक लोअर लेवल की मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, पर हाँ आप लोगों को बस हल्की फुल्की मैथमेटिक्स इसके लिए चाहिए। वो वाली मैथमेटिक्स आपको क्लास 7 से आती है, जितनी मैथ्स इसके अंदर आपको चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिजिक्स की क्लास का पहला चैप्टर आपका क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो आइए इस वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको 2 क्लिपिंग्स छोटी छोटी सी दिखा रखी है, जिसके अंदर एक आदमी है जो कि कुछ मेजर करने की कोशिश कर रहा है टेप के थ्रू, मतलब मेजरमेंट्स की जो कहानी है वो इस चैप्टर में आएगी, ठीक है। और देखिए सिखा रहा है, और बहुत ही एक इंटेलिजेंट डॉग है यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही उस आदमी ने वहां पर टेप को रखा और आराम से खींच लिया, जो हमारे डॉगी जी हैं उन्होंने एकदम बढ़िया से वहां पर क्या रख दिया है बेटा, अपना पैर रख के इंची टेप को जो है वो दबा दिया है, ठीक है। तो जैसे श्रोडिंगर्स कैट होती है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हमारा कुत्ता साहब है, कुत्ता मतलब डॉग है, ठीक है। बहुत ही जोरदार वाला डॉग जो कि इंटेलिजेंट डॉग है, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख रखा है बेटा, आइंस्टीन्स डॉग, राइट। अगर श्रोडिंगर की कैट थी तो हमारे आइंस्टीन साहब का क्या था बेटा, डॉगी था, है ना। मिस्टर डीओजी आपके पास में मौजूद। और यहाँ पर भी बेटा एक आपकी तरह छोटा सा बालक बना हुआ है जो कि कुछ चीजें जो है वो नापने की कोशिश कर रहा है, उसे शायद समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नापूं क्या करूं, ठीक है। तो इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो सब आप लोगों को आज मिलने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस नाम के इस चैप्टर में, ठीक। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट फिजिक्स। जो शुरुआत है फिजिक्स की हम लोग इसी वाले चैप्टर से क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर यूनिट्स नहीं पता, आप लोगों को अगर प्रॉपर मान लो किसी भी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता कि उसको नापूं कैसे, केजी में नापूं, किलोमीटर में नापूं, किस में नापूं, क्यों हम लोग दुकान पर जाके कपड़ा जो है वो किलो के भाव में नहीं खरीद के लाते। सर हमारे यहाँ पे सेल लगती है, विदेशी कपड़ों की तूफानी सेल, उसमें तो कपड़े सर किलो के भाव में मिलते हैं। तो यार ये क्या बात हुई, आप तो बोल रहे हो सर कपड़े को किलो में नहीं लेकर आते, पर बेटा वो कहानी अलग होती है, ठीक है। उससे इस वाली चीज को कोई भी जरा भी कंपेयर नहीं करेगा, ये बात मैं पहले ही बता दूं। डोंट कंपेयर योर विदेशी कपड़ों की तूफानी सेल विद दिस, राइट। ये फिजिक्स है ना। एक प्रॉपर यूनिट हर चीज के साथ अटैच होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, उस सब की चर्चा आज इस वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को जो चीज यहाँ पर दिखाई गई है वो है हमारे सर आइजैक न्यूटन जो है बैठे हुए हैं, पर हमारे जो नए आइजैक न्यूटन सर हैं उनके तरफ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो भाई साहब वो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के जमाने में न्यूटन इसीलिए मिसिंग हो रहे हैं क्योंकि वो ट्वीट करने के अंदर लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक क्या क्या चीजें की जा रही हैं। इसके अंदर बेटा मोबाइल के अंदर जो है वो बिजी हो गए हैं, है ना। और इस कारण से जो नए न्यूटन है उनका जन्म नहीं हो पा रहा है, और अगर जन्म हो भी रहा है तो वो मोबाइल के साथ में चिपके हुए हैं, अपनी आंखें उसके अंदर गड़ाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो असली में जब हम लोग बेटा फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बचपन से जो हमारे दिमाग में एक सेट लॉ है, न्यूटन्स लॉ, है ना। बचपन से इसी वाले लॉ को पढ़ते आ रहे हो, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। और कुछ नहीं पढ़ा तो वो तो पता ही है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। फिर चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, सबको न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आता ही है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। बीच में कुछ मैसेज भी चले थे इस तरह के, जिसके अंदर ऐसा कुछ बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ आशिकी और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हुए हम लोग तो असली न्यूटन के लॉज की तरफ चलेंगे, और जब उनको पढ़ रहे होंगे तो और ज्यादा मजा जो है बेटा वो आएगा, वो आगे के चैप्टर्स के अंदर आएंगे आपके, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो देखो यहां पर हुआ क्या था, हम लोगों को सबको ये वाली कहानी पता होती है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, एप्पल गिरा तो न्यूटन ने कुछ कुछ किया, उस एप्पल के साथ में खा लेता तो बहुत भला हो जाता, ठीक है। और एप्पल की जगह अगर नारियल गिर जाता तो और ज्यादा भला हो जाता। अब सोच, आज की डेट में अगर एप्पल गिरता भी है ना तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, आज मेरे सर पे एप्पल गिरा, ठीक है, आज मैंने रास्ते में चलती बाइक को टक्कर मार दी,
आज मैंने तरबूज खाया, बस यही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। तो उस जमाने में बेटा जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे एप्पल गिरा तो उनके मन में एक ख्याल आया, और वो ख्याल क्या था कि व्हाई डिड द एप्पल फॉल डाउनवर्ड्स, व्हाई डिड इट फेल डाउन, आखिर नीचे ही क्यों गिरा। भैया तेरे को गिरना था तो ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। इंसान तो ऊपर उड़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, पर ये एप्पल जो था ये भाई साहब नीचे क्यों गिरा। तो ये जो इनके मन के सवाल थे, इन वाले सवालों के जवाब इन्होंने ढूंढने जो है वो शुरू किया, ठीक है। इनसे पहले भी बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इनके ऊपर कमेंट कर चुके थे, बहुत सारी चीजें बता चुके थे, ठीक है, पर उन लोगों से ज्यादा न्यूटन को जो है हमेशा वैल्यू दी जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इन्होंने हर चीज के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बेटा प्रूफ दिए, प्रूफ देने के साथ साथ मैथमेटिक्स जो है उनके बारे में बताई, ठीक है। जब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी चीज के साथ में तो हम लोगों को बेटा मजा आ जाता है ना। तो असली में जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर बेटा एक बहुत जोरदार चीज बोली जाती है कि फिजिक्स आखिर है क्या। तो हम लोग जब बेटा फिजिक्स को डिफाइन करते हैं तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, हम लिखते हैं बेटा स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मेरी क्लास के अंदर मेरा सब बच्चों से यही पहला सवाल होता है भाई, क्या सवाल होता है कि भाई आखिर फिजिक्स क्या है, और सारे के सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर के साथ साथ क्या, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बेटा नेचर में जितनी भी चीजें हो रही हैं उन चीजों को देखते हुए जब हम लोग लॉज के अंदर गवर्न कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा हूं, हमारी चप्पल घिस जाती है, क्यों घिस जाती है, फ्रिक्शन के कारण, और अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो मैं चल भी ना पाऊं, तो कितनी जोरदार बात है। अब इन सब चीजों को मेजर करना है कि हाउ मच चप्पल विल बी घिसोड जब मैं इतना चल लूंगा। इसका जवाब किसने दिया, फ्रिक्शन ने दिया। फ्रिक्शन किसका कंसेप्ट आ गया, फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। मैं अगर मान लो इस पेन से यहां पे कुछ लिख सकता हूं, लिख पा रहा हूं, उसके पीछे भी एक कारण था, उस कारण को भी बेटा फिजिक्स ने बढ़िया से डिफाइन कर दिया। जब हर चीज का हमें मेजरमेंट मिल गया, मैं यहां बैठा हूं, कोई यहां बैठा है, अब मान लो कोई बहुत बड़ा मास जो है वो मेरे यहां पर बगल में बैठा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है मैं उसके पास खिंच के चला जाऊंगा, नहीं। पर यही बेटा अगर सन है तो हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो घूम रही है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो अप्लाइड है और उनका मेजरमेंट भी है। तो यूनिवर्स के अंदर भी बेटा वैलिड है हमारी जो फिजिक्स है हर जगह पर। तो असली में जो फिजिक्स है वो क्या है बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर को स्टडी किया, उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ लॉज बनाए। लॉज कब बनाए बेटा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बाद में, ठीक है। तो जब ये कहानी हम लोगों ने कर ली तब हम लोग फिजिक्स नाम की चीज के पास में पहुंचे, है ना। और बेटा क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमें प्रूफ्स रिक्वायर्ड थे हर चीज के, तो हम लोगों ने ऐसा भी बोला साथ साथ कि यार अगर हर चीज के प्रूफ रिक्वायर्ड हैं तो हम लोगों को यहां पर एक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। वो जो मैथमेटिक्स थी, दैट मैथमेटिक्स वाज इवन मेड बाय द साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। पूरी इज्जत के साथ इनका नाम लेना बेटा, नहीं तो रात को इनकी आत्मा जो है वो आके आपको डरा सकती है। फिजिक्स से वैसे ही आप लोगों को बहुत डर लगता है, इस डर को बेटा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो असली में जो हम लोग नेचर और उसके लॉज की स्टडी करते हैं वो तो फिजिक्स हो गई। और ये वाली बात भी आप लोग अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा के रखना कि मैथमेटिक्स जो होती है बेटा, क्या चीज, मैथमेटिक्स जो होती है इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। मैथमेटिक्स क्या है बेटा, आपकी लैंग्वेज है बच्चों फिजिक्स की। तो अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो बेटा आपको फिजिक्स जो है वो समझने में बहुत दिक्कत आएगी। सर मैंने बायो इसलिए लिया था कि मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, और यहां पर आप बोल रहे हो कि मैथमेटिक्स जो है वो तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। सर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? तो बेटा आपको कोई बहुत उच्च दर्जे की मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी होती, मैं फिर बता दूं। इट इज नॉट लाइक कि आप लोगों को जो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेते हैं उन बच्चों की जितनी मैथ्स पढ़नी है। आप लोगों को एक बहुत ही तुच्छ दर्जे की जो फिजिक्स है बेटा वो पढ़नी होती है, जिसमें इन्वॉल्व होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाला पार्ट मेजरली। अदरवाइज बेटा प्लस माइनस का ही खेल है सारा का सारा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन प्रॉपरली, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला बिहाइंड इट, इफ यू आर एबल टू एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली, तो फिजिक्स के जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं रहेगा। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को पूरे साल हर क्लास के अंदर देता रहूंगा, और आपको रियलाइज होता रहेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स ही है, ठीक है। तो इस फोबिया को अब दूर भगाना है, जो फिजिक्स से डर लगता था ना बचपन में, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, इस फोबिया को दूर करो और मेरे साथ में आके यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज तो क्या हो गई बेटा, आपकी फिजिक्स हो गई, और मैथमेटिक्स क्या हो गई बेटी, आपकी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हो गई।
ठीक है ना। तो असली में हुआ क्या, असली में बेटा सबसे पहले ये जो एप्पल गिर रहा था इसको किसी ने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, दुनिया में एक इवेंट हुआ। इवेंट क्या था बेटा, एप्पल का गिरना। इवेंट को ऑब्जर्व करने वाला बेटा एक आदमी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास में एक ऑब्जर्वर थे, हमारे पास में ऑब्जर्वर थे। इन दिस केस सर आइजैक न्यूटन वाज द ऑब्जर्वर। इन्होंने ऑब्जर्व करके बेटा इस वाली चीज को देखकर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बोला देखें जरा बाकी चीजें भी नीचे ही जाती हैं क्या, कुर्सी फेंकी, टेबल फेंकी, खुद कूदे, सब कुछ किया है ना। बाकी एप्पल भी गिरा के देखे, क्या पता एक ही एप्पल नीचे गिरता हो, बाकी एप्पल ऊपर उड़ जाते हो। पेड़ को हिला के देखा, सारे एप्पल जो है वो नीचे गिर रहे थे। खुद कूद के देखा, नीचे गिर रहे थे। ठीक है, पेन गिरा के देखा, नीचे गिर रहा था। ऊपर भी फेंक के देखा, वापस नीचे गिर रहा था। मतलब उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट्स किया। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में उन्होंने कुछ हमारे को लॉज प्रोवाइड किया कि देखो ये वाला जो लॉ है इसके थ्रू हम लोग सारी की सारी चीजों को डिफाइन अब कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में जो बेटा लॉज बनाए, ये हम लोगों को मिलके क्या देता है बेटा, ये हम लोगों को मिलके बेटा फिजिक्स के बारे में बताता है। समझ रहे हो, है ना। तो सबसे पहले इवेंट हुआ, इवेंट को देखने वाला एक ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ लॉज बनाए। इन सब चीजों को मिला के हमने क्या बनाई बेटा, फिजिक्स का जो फॉर्मेशन है वो किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ फिजिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। ये लॉज जो थे बेटा मैथमेटिकल थे। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो बेटा थ्योरेटिकली आपके लिए लिख दिए जाते हैं, पर हमारे केस में हमारे जितने भी लॉज हैं सब मैथमेटिकल हैं, प्रूफ के साथ हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल लॉज भी बेटा कुछ होते हैं जो बस मान लिए गए हैं, पर उन वाले लॉज से फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर बेटा इस तरह के बहुत सारे लॉज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अंडर सर्टेन कंडीशंस बेटा हमेशा ट्रू होते हैं। ठीक है, ऑल्दो उस पोर्शन में आपने को जाना नहीं होता तो हमारा जीवन बेटा एकदम चिल रहता है। ठीक है, वो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं 12th क्लास के एंड के अंदर, तो इसलिए एकदम मस्त रहो अभी, है ना। तो इवेंट हुआ, ऑब्जर्वर ने देखा, ऑब्जर्वर ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ लॉज बनाए। इन सब का जो कॉम्बिनेशन था वो क्या कहलाई बच्चों, फिजिक्स कहलाई। ठीक है, अब ये जो फिजिक्स थी ना, इस फिजिक्स के अंदर हमें इसे डिफाइन करने के लिए, इस फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी बच्चों कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। किसकी जरूरत पड़ी बेटा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारे पास में, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना भाई, व्हाट आर दीज फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली। तो फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए बनाई हम लोगों ने क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। कि यार अब फिजिक्स को समझना है तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज तो होनी चाहिए कि इन क्वांटिटीज के थ्रू हम लोग चीजों को समझाएंगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी बेटा, तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, असली में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू ही हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स को अब पढ़ने वाले हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की हैं, कुछ होती हैं बेटा फंडामेंटल, ठीक है, कुछ होती हैं सप्लीमेंट्री और कुछ होती हैं बेटा डिराइव्ड। तो हम लोगों को 3 प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटीज थी असली के अंदर वो मिली और इनके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो हम लोग अब बात कर रहे हैं, इसी वाली बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सुनो, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज थी। फिजिकल क्वांटिटीज के फिर से हम लोगों ने कितने टाइप कर दिया बेटा, 3 टाइप जो है वो हम लोगों ने कर दिया कि भाई ऐसी 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 होगी। तो आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज फिजिकल क्वांटिटीज, आखिर ये होती क्या है बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम लोग प्यार से क्या बोल देंगे बेटा, पीक्यू भी बोल सकते हैं। मैं तो बेटा पूरा लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी, देख नाम के अंदर ही फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स इनके बिना क्या है बेटा, अधूरी है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बेटा हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लोग देखते हैं तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। तो मतलब कि दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, दोज क्वांटिटीज which can be measured directly और इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, या तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो या उनका इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो बाय द यूज ऑफ सम मैथमेटिक्स। ठीक है,
किसी का मल्टीप्लिकेशन से आ रहा हो, किसी का डिवीजन से आ रहा हो, कोई ऐड करके आ रहा हो, कोई सबट्रैक्ट करके आ रहा हो, तो बेटा यही यहां पर लिखा है कि दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट दीज फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैंने आप लोगों को बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि दुनिया में तो दिखाओ सर, तो दुनिया में मान लो मास हो गया, मास को मेजर कर सकते हो ना, देखा है ना, बाट किलोग्राम, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम। जैसे 11th क्लास के अंदर जब तुम लोग लैब वगैरह में जाओगे, स्कूल खुलेंगे तुम्हारे, लैब के अंदर जाओगे, तो लैब के अंदर तुम लोगों से एक छोटा सा है ना डब्बा मंगवाया जाएगा, छोटा सा पिंक कलर का डब्बा, ब्लू कलर का छोटा सा एक डब्बा आता है, उसके अंदर ना बेटा मासेज आते हैं, छोटे छोटे से मासेज, स्टील के, एल्यूमिनियम के मासेज होते हैं, छोटू छोटू से, है ना, मिलीग्राम्स होते हैं वो, छोटे छोटे से मास, है ना। उनसे हम लोग केमिस्ट्री के जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम लोगों को मेजरमेंट्स करने होते हैं, है ना, कितना केमिकल लें, इतने ग्राम केमिकल लेना है, इतने ग्राम ये लेना है, इतने ग्राम ये लेना है, तो वो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को काम आता है, ठीक है। और मेजर किसके ऊपर करते हैं, एक वेइंग मशीन पे। अब वो वेइंग मशीन ऐसी नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा आ गया, वो आपका फिजिकल बैलेंस होता है। फिजिकल बैलेंस जैसा आपने तराजू देखा है सब्जी वालों के पास में, है ना, कबाड़ी, सब्जी, इन सब के पास में जो तराजू होता है, उस तराजू की फिजिक्स भी पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, बताऊंगा बहुत जोरदार कंसेप्ट आपको कि कैसे एक कबाड़ी जो है वो आप लोगों को बेवकूफ बना सकता है, कैसे एक सब्जी वाला आप लोगों को बेवकूफ बना सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है, जबकि उसे फिजिक्स नहीं आती और आप बेवकूफ बन के आ भी जाते हैं, ठीक है। तो बहुत जोरदार जोरदार फंडे होते हैं बेटा। तो उस तराजू में हम लोग वेट रखते हैं, मेजर करते हैं उस मास के, ठीक है। तो मास हो गया बेटा, लेंथ हो गई, ठीक है, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्वांटिटीज तुम लोगों ने सुनी है बेटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, एटसेट्रा, है ना बेटा। तो इस तरह की जो भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा मेजर कर सकते हैं, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा, इनकी एक खास बात क्या होती है कि इनके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ साथ इनके पास में एक यूनिट भी होती है। इन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में एक खास बात क्या होती है बेटा, दे हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एंड अ यूनिट अटैच्ड विद देम। ठीक है बेटा, हमेशा ऐसा होगा। अच्छा, यूनिट की क्या आवश्यकता आई कि सर यूनिट चाहिए, 5 बोल के काम नहीं चलेगा, है? तो भाई एक तो अपन लोग दुकान के ऊपर जा रहे हैं और मान ले चावल खरीदने गए, मैंने बोला 5 चावल दे दो। अब कितने चावल दे दो, 5 क्या होता है, 5 किलो चावल दे दो या 5 चावल के टुकड़े आप लोगों को नाप के दे दे, ले भाई ये 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इट शुड हैव अ पर्टिकुलर यूनिट। अब मान ले तू जाके बोल रहा है 5 मीटर चावल दे दो, तो ये तो गलत है ना, 5 लीटर चावल दे दो, गलत है भाई। इसी चीज को अपने को समझना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गई आपकी 5, पर उसके साथ में जो आपको यूनिट लगानी है वो सही यूनिट लगानी है। तो बेटा एक नीड आई यूनिट की इस दुनिया के अंदर, आखिर वो नीड क्यों आई, इस वाली बात को थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा। इस चीज के बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तक की जो बात थी ना बेटा, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी के साथ होनी जरूरी है, 1 2 3 4 5 10 कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पर ये यूनिट की क्या जरूरत है, यूनिट इसकी क्या जरूरत है, सर ये यूनिट क्यों लगा रहे हो, कितने यूनिट ऑफ दिस, कितना यूनिट ऑफ दिस, कितना क्विंटल, कितने टन, है ना। आजकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो देखो ऑक्सीजन को लीटर के अंदर भेज रहे हैं, जबकि तुम लोग तो एटॉमिक वेट वगैरह निकालते हो ग्राम के अंदर, फिर ये क्या हो गया, है ना। तो ये सब चीजें सिलेंडर के अंदर भरी जाती हैं, सिलेंडर की जो कैपेसिटी है बेटा वो लीटर के अंदर होती है, तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब असली में बेटा ये सब यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये यूनिट आती कहां से है ना। तो सोच के देख के ऐसा मान ले कि इस दुनिया के अंदर बेटा एक बहुत बड़े बड़े राजा वाजा, महाराजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। इन राजा महाराजाओं के पास में क्या है ना, कोई ऐसे मेजर करने की चीजें तो थी नहीं बेटा इनिशियली। तो इन लोगों ने क्या किया ना बेटा, एक यूनिट का सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने बोला चलो फुट का मतलब राजा का पैर, फुट का मतलब क्या बेटा, राजा का पैर। अब ये जो फुट का मतलब राजा का पैर था, तो सब लोग घूम गए कि चलो ठीक है राजा का पैर है, कोई भी चीज नापनी होगी तो हम लोग राजा के पैर पे जाके अप्लाई कर देंगे। तो राजा का जो जूता था वो राजा ने उतार के दे दिया कि भाई मेरे इस जूते को नाप लिया करो, ठीक है। अब जूता समय के साथ खराब हो जाता है, पर राजा का पैर तो एकदम राजा का पैर ही रहता है। तो लोगों ने बोला नहीं, अब तो आपके पैर के साथ ही नापेंगे। अब जर्मनी का राजा था और जापान का राजा था। जापान के राजे की जो हाइट थी वो कम थी, जर्मनी के राजे की हाइट जो थी वो ज्यादा थी, ठीक है। तो उसका पैर भी बड़ा था और इसी तरह से जापानी राजा का पैर जो है वो छोटा था,
ठीक है। अब जापान वालों ने बोला हम लोगों को सोना चाहिए, जर्मनी वालों ने बोला ठीक है भाई, तुम भी हम लोगों को तुम्हारे यहाँ का जो बढ़िया वाला सोना है वो हम लोगों को देना शुरू कर दो, ठीक है। अब उसने बोला 1 फुट सोना चाहिए, इसने भी बोला 1 फुट सोना चाहिए। अब जर्मनी का 1 फुट तो इतना बड़ा था, जापान का 1 फुट इतना सा था, तो जर्मनी को तो नुकसान होना शुरू हो गया। वो बोले क्या हो रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गई दुनिया में, हमारे को तो नुकसान हो रहा है। हम 1 फुट बोलते हैं हमारे पास इतना सा आ जाता है, वो 1 फुट बोलते हैं हमें इतना भेजना पड़ता है, तो हमें तो रोज रोज का नुकसान हो रहा है। तो जापान वालों को तो मजा आ रहा था, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, करते रहो। पर जर्मनी वालों ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, हमारा जो राजा का पैर है ना, इस राजा के पैर के साइज का पत्थर जो है वो वहां पर भेज देता है, तो फिर दोनों जगह का 1 फुट जो है वो बराबर हो जाएगा। या फिर उनके राजा के पैर के साइज का पत्थर अपन मंगवा लेते हैं। उन्होंने पत्थर फेंका, रास्ते में जो है वो टूट गया। फेंका क्या मतलब भेजा, और वो भेजते भेजते जो है रास्ते में टूट गया, पत्थर टूट गया। फिर दिक्कत आने लगी कि यार क्या है यार, अपने को तो फिर से नुकसान होने लगा। इधर क्या हुआ, उन्होंने बोला चलो पैर से ही नाप लेते हैं अपन, तो इतना पैर नाप लेंगे, इतना नाप लेंगे, और ये सब। उसमें भी एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। फिर उनको दर्द हो गया। अब दर्द क्या हुआ, एक दिन राजा जो है भाई साहब बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए, उधर जापान से बेटा रिक्वायरमेंट आ गई, हमें तो सोना चाहिए चाहिए चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए राजा भी चाहिए। अब राजा परेशान, यार जो आए साला पैर से जो है सोना नाप के चला जाता है, ये कोई बात थोड़ी ना है, मैं तो बावड़ा हो गया हूं, ठीक है। अब वो राजा पूरी तरह से परेशान। एक दिन राजा भाई साहब ठीक भी हो गए, घूमने जा रहे थे, कुत्ता काट के ले गया उनका पैर। अब एक पार्ट ऑफ द पैर ही काट के ले गया, तो बेटा और दिक्कत हो गई, है ना। तो इस तरह की जब चीजें हो रही थी, तो उनके यहाँ पर जो बेटा बड़े बड़े थिंकर हुआ करते थे, बड़े बड़े थिंकर, है ना, इस तरह के लोग आए निकल के। इधर वाले तो मजे ले ही रहे थे जापानी लोग तो, और इधर के थिंकर आए बेटा नए नए, और उन्होंने क्या बोला कि यार एक काम करो, स्टैंडर्ड करो इसको, स्टैंडर्ड। ये जो भाटे वाटे फेंक रहे हो इसको हटाओ, हमें तो एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए इस दुनिया में। तो हम लोग है ना एक ऐसी चीज बनाते हैं जो वहां पर जाए और टूटे नहीं, और बेटा वहां पर जाने के बाद भी इसके अंदर कोई बदलाव ना हो, ना वो इसके अंदर कोई चेंज कर पाए। अगर ये स्टैंडर्ड के बराबर चीजें नहीं हुई तो हम लोग वहां पर उसको नहीं भेजेंगे और ना उनकी एक्सेप्ट करेंगे। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, और इस कारण दुनिया के अंदर बेटा यूनिट्स जो है वो दुनिया में आई, और दुनिया में उन यूनिट्स का स्टैंडर्डाइजेशन भी हुआ, ठीक है। अदरवाइज हर कोई अपने हिसाब से चला रहा था। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे भारत में हम लोग जब केक लेने जाते हैं तो केक किलो में नहीं लाते हैं, केक जो है वो पाउंड में लेकर आते हैं, राइट, है ना, आज भी चल रहा है। तो एक पाउंड नाम की जो आपने ये क्वांटिटी सुनी है, ये जो आप लोगों ने यूनिट सुनी है ना, केक कितने पाउंड का, 2 पाउंड का, 2.5 पाउंड का। अरे भाई किलो में बताओ, अपने को लगता है 2.5 पाउंड मतलब 2.5 किलो, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम ऑफ यूनिट था पाउंड वाला, ये कहां पर चला करता था बेटा, यूके में चलता था, ठीक है। पर इससे हमारा जो है कोई लेना देना नहीं था। पर क्योंकि बेटा यूके वालों ने हम लोगों के ऊपर राज किया, इंग्लैंड वगैरह ने, तो हमारे देश में आज भी जो है बेटा वही वाला कल्चर आज भी फॉलो हो जाता है, ठीक है। हाइट हमारे यहाँ पर ऑल्दो मीटर के अंदर नहीं नापते, हम लोग फुट में नापते हैं। हम लोग फुट में क्यों नापते हैं, क्योंकि यूके के अंदर बेटा फुट के अंदर नापा करते थे, है ना। अदरवाइज देयर आर सम कंट्रीज जहां पर हाइट जो है वो मीटर के अंदर नापते हैं, वहां पर ऐसे लिखते हैं 1.3 मीटर हाइट है, 1.4 मीटर हाइट है, 1.6 मीटर हाइट है। पर हमारे यहाँ पे अलग सिस्टम चलता है। तो ये जो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे ना, ये हर देश के अलग चल रहे थे, और इसीलिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और एक प्रॉपर यूनिट होना बहुत जरूरी था, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना और प्रॉपर यूनिट भी होना उस फिजिकल क्वांटिटी के हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने एक लेंथ का एग्जांपल आपको लेकर बताया, और ये पाउंड वगैरह के थ्रू मैंने आपको मास का जो एग्जांपल है बेटा वो लेकर बताया, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि आखिर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनके साथ में क्या क्या 2 चीजें अटैच होनी जरूरी थी। एक थी बेटा न्यूमेरिकल यूनिट, एक तो थी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी क्या थी बेटा एक यूनिट। ये दोनों चीजें अगर नहीं होंगी तो फिजिकल क्वांटिटी अधूरी है, समझे। और फिर इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को लोगों ने बोला कि एक काम करो, इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, है ना। असली में देयर आर क्वांटिटीज जो कि फिजिकल नहीं होती है, नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल क्या होती है, जैसे मान लो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कितना करता है नाप के दिखा, 50 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 500 किलो नहीं, कितना, इतना, ये क्या है इतना, इतना क्या है, इतना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। ये सब फर्जी बकवास होती है, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई जान वान देने वाला प्यार जो है वो प्यार व्यार होता नहीं है, मैं ये भी बता दूं तुमको, ठीक है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। अभी आप लोगों को बस यही बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें नाप नहीं सकते। मैं बहुत दुखी हूं, कितना दुखी हूं, 5 किलो। कल मैं 5 लीटर दुखी था क्योंकि मैंने 2 लीटर आंसू बहाए। ऐसे मेजरमेंट नहीं होता भाई इन चीजों का, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं, कितना खुश है, 50 किलो खुश, 100 किलो खुश। तो ऐसे मेजरमेंट नहीं है भैया इन सब चीजों का।
जो चीजें मेजर ही नहीं कर सकता वो किस में जाएगी? दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गए? मैं बहुत खुश। कितना है भैया ये तो बता। अरे बहुत खुश, देख मेरे गाल कैसे चौड़े हो गए, मेरे गाल लाल हो गए, है ना। ये खुशी के पैमाने ये नहीं होते। कुछ चीजों को आप नहीं नाप सकते। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं, कैसे बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं बता सकता, बस प्यार करता हूं। फिर उसका प्रूफ देने के लिए लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नस काट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। व्हाट इज ऑल दिस? नथिंग। वो कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है। पर फिजिक्स इज ऑलवेज गवर्न्ड विद मेजरमेंट्स। प्यार मोहब्बत फिजिक्स के अंदर नहीं होते, सुख दुख फिजिक्स के अंदर नहीं होते। समझ गए? है ना। हाँ, हमारे लिए सुख दुख क्या है? इसके पास में आईफोन है, मेरे पास में आईफोन नहीं है, वो ज्यादा सुखी है, मैं दुखी हूं। यू कैन नॉट मेजर दिस। हो सकता है कि कोई नोकिया का वो 1100 वाला जो डब्बा आता था, नोकिया 1100, उसके अंदर ही खुश हो सकता है कोई अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर खुश हो, और एक बहुत बड़ा आदमी जिसने बहुत बड़ा घर बना रखा है कई बीघे के अंदर, वो आदमी दुखी हो। तो यू कैन नॉट मेजर दिस विद टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स दैट यू हैव, राइट। इनका मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम उनको फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं है। समझ गए? बायो में आते हैं तुम लोगों के, कोई ग्लैंड व्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस और एंडोक्रीन और पता नहीं क्या क्या, उसके थ्रू इमोशंस जनरेट होते हैं, पर वो भी मेजरेबल नहीं होता है। ठीक है। दवाई देके आजकल तो हार्मोन्स भी कंट्रोल करा लेते हैं लोग, इतनी सारी चीजें होती हैं देखो बायो के अंदर। फिजिक्स में अपन लोग ऐसी कोई दवाई वगैरह नहीं देते भाई साहब। ठीक है। हाँ, अपन लोग एकदम प्रॉपर वो चीजें पढ़ते हैं जो लॉज से बनाई जाती हैं। हम कोई अर्जी फर्जी चीज इस तरह की नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपने बोला सर फिजिकल क्वांटिटीज भी कितनी तरह की? सर 3 तरह की। कितनी तरह की? 3 तरह की। तो ये जो 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज थी, ये क्या क्या थी? ठीक है। तो मैं अगर यहां पर बात करूं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की, तो ये भी हमारे पास में आई बेटा 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले तो आई बेटा फंडामेंटल। ठीक है। फंडामेंटल के बाद में आई बेटा डिराइव्ड। पीक्यू मतलब समझ गए ना? समझ ही गए होंगे, इंटेलिजेंट तो तुम लोग। तो फंडामेंटल आई, फिर आई डिराइव्ड, और उसके बाद में आई बेटा सप्लीमेंट्री। ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। फंडामेंटल अलग होती हैं, सब डिराइव्ड अलग, और बेटा सप्लीमेंट्री अलग। असली में फंडामेंटल जो है वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। डिराइव्ड बेटा बहुत सारी होती हैं, और ये आपके फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है। मैं यहां एक शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, कॉम्बो ऑफ एफपीक्यूज। ठीक है बेटा। और सप्लीमेंट्री के अंदर आपके आते हैं बेटा 2 प्रकार के एंगल। एक तो होता है बच्चों आप लोगों का प्लेन एंगल, ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों का सॉलिड एंगल। तो ये बस 2 ही हैं सप्लीमेंट्री के अंदर, 2 ही क्वांटिटीज लाई गई हैं बेटा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बारे में भी बताएंगे। तो फंडामेंटल और डिराइव, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं बेटा मास, टाइम, लेंथ, ठीक है, एंड सो ऑन। बताऊंगा इनके बारे में आगे कौन कौन सी हैं। और कॉम्बोज जो बनते हैं बेटा वो बनते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो बेटा स्पीड हो गई, स्पीड के साथ मान लो बेटा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है। कोई भी दूसरी क्वांटिटीज, ठीक है, फोर्स हो गई, एनर्जीज हो गई आपकी। ठीक है। ये सब क्या हो गई बेटा आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, क्या जल्दी से बोल, कॉम्बिनेशंस जो हम लोगों ने बनाए बेटा वो, है ना। और सप्लीमेंट्री तो मैंने आपको बताई दी। तो सबसे पहले जब बात आई ना बेटा वो किसकी आई? आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। आजा भाई, बात करते हैं किसकी बेटा आज? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा आज की जाएगी। ठीक है। क्या है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्यों होती है ये जीवन में, क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा आज कर लेते हैं। तो बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। ध्यान रखना। ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent of other quantities, independent of other quantities,
आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गए? तो ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हो, किसी और पे उनकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं हो बेटा, उनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को वैसे बेटा बेस क्वांटिटी भी बोल दिया जाता है, या तो फंडामेंटल बोलो या फिर क्या बोलो बेटा, बेस पीक्यूज, ये भी इनका नाम है बेटा, है ना। तो कहीं बेस लिखा हुआ दिख जाए या फंडामेंटल लिखा हुआ दिख जाए तो बेटा वो एक ही बात होती है, ऐसे डरने वाली बात आपको उसमें नहीं है, समझे। तो बेस लिख लो या फंडामेंटल लिख लो। तो दोज पीक्यूज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इसका जो नंबर है बेटा दुनिया में, देयर आर 7 एफपीक्यूज। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा? 7 एफपीक्यू आपकी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैं इन 7 एफपीक्यूज को यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग जानते हैं बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और बोलो इलेक्ट्रिक करंट के अलावा और कौन सी होती है बेटा? किसी को याद है? किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है बेटा बचपन में? नहीं पढ़ा? चलो मैं ही बताता हूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th क्वांटिटी होती है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका नाम देख के ऐसे डरो मत, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में अपने को ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता, बस यहीं पर इसी वाले चैप्टर के अंदर हम लोग इस वाली चीज को पढ़ते हैं कि देयर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई क्वांटिटी होती है जिसका नाम क्या है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। बस यहीं पर इसको हम लोग देखते हैं और कहीं भी अपने को नहीं देखना होता, ठीक है ना। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज जो है बेटा वो दुनिया में मौजूद हैं। सबसे पहली हो गई मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको अब भी क्या अभी याद रख लो, व्हाट आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या क्या होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जल्दी से मन में सब लोग दोहरा लो मेरे साथ में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसे कोई ऐसे याद नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन में इसको याद कर ले। ठीक है ना। MLT, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 क्वांटिटी है, मन में 4-5 बार बोल ले, तेरे को याद हो जाएगा। क्या बोलना है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी फॉर्मेट में याद कर ले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक क्वांटिटीज के बारे में बेटा पता होना चाहिए। पता नहीं है इनके बारे में तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, सही चीज को सही जगह पर काम में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर मान लो हम लोग बाजार में जाके ऐसा बोल देते हैं कि मेरे को 5 लीटर चावल दे दो, तो बेटा वो गलत है। ठीक है, अब सोच के देख, अगर मैं टाइम बता रहा हूं कि अभी 3 बज रहे हैं, तो टाइम बताते टाइम क्या मेरे को अपना मास बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। किसी चीज की लेंथ नापते टाइम, किसी चीज की लेंथ नापते टाइम क्या मेरे को इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है? नहीं निकालनी पड़ती। ठीक है, क्या मेरे को किसी चीज का मास बताते हुए लेंथ बतानी पड़ती है? नहीं बतानी पड़ती। तो बेटा दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मैं ऐसे थोड़ी ना बोलता हूं मैं जब 75 किलो का था तब 3:30 बजे, मैं अभी 80 किलो का हूं अभी 5 बजे, ऐसे थोड़ी ना टाइम बताते हो यार। ठीक है, ना ही मास आप लोग इस तरह से बताते हो कि जब 80 किलो का होता हूं तो 3:30 बज रहे होते हैं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं अपन लोग। तो इसी वाली बात को आपको समझना है यहाँ पे। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसलिए बोलते हैं दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट है, बेस क्वांटिटीज हैं। सारी फिजिक्स इन्हीं सारी क्वांटिटीज के थ्रू बनी है। जितनी फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं, जितनी चीजें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, जहां पर भी जो भी कुछ देखोगे, ठीक है, सारे के सारे लॉज जो भी तुम लोग पढ़ोगे, हर लॉ के अंदर इन्हीं क्वांटिटीज का यूज होगा। इसके अलावा कोई और क्वांटिटी यूज ही नहीं होगी। बिल्कुल, ऑल दोज क्वांटिटीज विल बी मेड बाय दीज क्वांटिटीज। ठीक है, कांस्टेंट्स एक अलग कहानी होती है, पर बेटा ये जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं
इनके थ्रू ही हम लोग किसी मेजरेबल क्वांटिटी को बना पाते हैं, समझे, है ना। जैसे स्पीड किससे बनी, लेंथ और टाइम से, मतलब वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज क्वांटिटीज, all the quantities which you are watching, which you are seeing, which you are observing, which you are studying, ये सब क्वांटिटीज कैसी हैं बेटा, आपकी डिराइव्ड हैं। और इसके अंदर बस 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपकी सप्लीमेंट्री होती हैं, उनके बारे में भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इन 7 क्वांटिटीज को रट लो और देख लो बेटा कि आप लोगों का जो दिमाग है वो किस तरह से यहां पर डिफाइन किया जा रहा है ना। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भैया एक दिमाग यहां पर रखा हुआ है और उसका जो मास है भाई साहब वो इतना है। क्या इस तरह से दिमाग नाप सकते हो तुम अपना? इसका दिमाग नाप रहा है ये कि भाई चलो इसका दिमाग जो है वो 3.2 किलो का है? इसका दिमाग नाप रहा है, बोल रहा है इसका जो दिमाग है वो 3 किलो का है। क्या बेटा दिमाग ऐसे नाप सकते हो? हाँ, दिमाग को अलग करके तुम लोग नाप लो, आधे पौन किलो का जितने का भी होता है, पर बेटा क्या मैं इस तरह से दिमाग किसी का नाप सकता हूं किलोग्राम में? नहीं नाप सकता। ब्रेन हैज नो लिमिट्स। नर्सरी में पढ़ते थे तो नर्सरी के जितना ही समझ आता था, फर्स्ट क्लास में आए तो फर्स्ट के जितना समझ आने लगा, 10th में आए तो 10th जितना समझ आने लगा, 11th में आए तो 11th समझ आने लगेगी। सोच के देख, कोई वो अपने दिमाग का जो मास है उस पर डिपेंडेंसी आ रही है क्या? नहीं, कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं बेटा इस तरह की, है ना, कि भाई आखिर क्या है, मास है, क्या है, कुछ भी है, कुछ नहीं पता अपने को। तो जिसे नाप नहीं सकते उसके बारे में हमें बात नहीं करनी। ये सब चीजें जो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करने का है, ठीक है। तो क्या क्या कर रखा है, L/B + M/B + C/B × 0 + 3, नया सा एक फॉर्मूला बना रखा है। इसका नाम है लैरी, इसका नाम है मैरी, इसका नाम है चेरी। तो लैरी, मैरी और चेरी का एक फॉर्मूला बना दिया। इन सब के दिमाग के हिसाब से 3 = 3 लेकर आना था इनको, तो ये लेकर आ गए। तो ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं मचाना होता अपने को, ठीक है। यू हैव टू मेजर थिंग्स प्रॉपरली। मास है तो मास की बात करो, लेंथ है तो लेंथ की बात करो, टाइम है तो टाइम की बात करो। क्योंकि बेटा जब हम लोगों ने इन सबको देखा हम लोगों ने और समझा, तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम लोगों ने जो बेटा यूनिट्स डिफाइन की, इन वाली यूनिट्स को भी जो नाम दिया गया ना बेटा, वो क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल यूनिट्स। और इसीलिए बेटा एक जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। द फंडामेंटल यूनिट्स विच वी हैव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये फंडामेंटल यूनिट्स जो है ना बेटा, यही इस बात को डिफाइन करती हैं कि आप लोग सही जगह पर सही चीज काम में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मास के साथ में लीटर लगा देगा तो गलत हो जाएगा, टाइम के साथ में केजी लगा देगा तो गलत हो जाएगा। कितने बज रहे हैं? 5 किलो। अरे आपका मास कितना है? 50 सेकंड। अरे भाई ये तो सब गलत हो गया ना। हाँ, तो एक स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स बनाई इनकी, उन फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोगों ने मास के लिए क्या बोला बेटा? किलोग्राम, केजी। लेंथ के लिए हम लोगों ने बोला बेटा मीटर। टाइम के लिए हम लोगों ने बोला बेटा सेकेंड्स। टेम्परेचर के लिए हमने बोला बेटा केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोगों ने बोला बेटा एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने क्या बोला बेटा? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमने बोला बेटा कैंडेला। क्या नाम रखा बेटा इसका? कैंडेला। तो इस तरह से अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो आपकी अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन कर दी गई और उनको दे दी गई, ठीक है। क्योंकि अगर ये हम लोग नहीं देते तो फिर बेटा हम लोग कंफ्यूजन के अंदर रहते, ठीक है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, वो क्या क्या हो गई आपकी? किलोग्राम, मीटर, और क्या हो गई बेटा? टाइम की सेकेंड्स। टेम्परेचर की क्या हो गई बेटा? आपकी केल्विन। करंट की हो गई बच्चों आप लोगों की एम्पियर। और क्या हो गई? अच्छा 1 2 3 के बाद DEF कर दिया ना। वाह वाह एनएम सर, वाह क्या मचा रहे हो, हैं ऐसे चमत्कार। चलो 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा, मोल कर दी किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। और बच्चों एंड में हम लोग किसको लेकर आ गए? बोलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा? कैंडेला, ठीक है। ये कैंडेला कहीं काम नहीं आता, ये सब कुछ आपके काम आएगा, सब कुछ देखोगे। सिर्फ एक कैंडेला ही ऐसा है बेटा जो थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी का है, ये याद भी रहता है, और जहां पर ये अप्लाई करना होता है वही तो याद नहीं रहता सर, है ना। हाँ, तो ये बहुत जोरदार चीज है। ये तुमने सुना है ल्यूमेंस वगैरह होते हैं, लाइट होती है, तो अपन लोग या LED वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो कभी बल्ब, अच्छी कंपनी का बल्ब खरीदोगे ना, तो उस पर ल्यूमेंस लिखा होगा, इतने ल्यूमेंस का बल्ब है, इतने ल्यूमेंस लाइट जनरेट करता है। वहीं बेकार क्वालिटी की लेने जाओगे
चाइना टाइप का जो माल होता है वो, तो आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि बेकार है, और दुकान वाला बोल देता है भाई साहब मैं यहाँ पे जला के भी नहीं दिखाऊंगा, लेकर जाना है तो ले जाओ, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, है ना। चाइना का एक टिकाऊ माल आया है जिसका नाम क्या है बेटा, कोरोना, जो आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। एनीवेज जल्दी से खत्म हो, जिससे कि आप लोग हमारे साथ में यहाँ पर आके पढ़ें, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने बनाई, और बेटा फंडामेंटल यूनिट्स को समझने से पहले, मतलब इसको समझने के बाद ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास जो बेटा 7 यूनिट थी वो ये आ गई, देख देख जल्दी से, है ना, बहुत ही जोरदार सी यूनिट्स, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ठीक है। ये ऐसा ही क्या लिखा हुआ है सर, ये भी कोई यूनिट है क्या? नहीं। तो असली में क्या है ना, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा चला करते थे इस दुनिया में, क्या चला करते थे बेटा, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी इस दुनिया के अंदर चला करते थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित सिस्टम जो इनिशियली था वो वाला सिस्टम था बेटा एफपीएस, ठीक है। कौन सा सिस्टम था बेटा? एफपीएस। एफपीएस के अलावा एक सिस्टम और था जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा सीजीएस, और एंड में एक सिस्टम और आया स्टैंडर्डाइज करने के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एमकेएस। तो देयर वर 3 सिस्टम्स बेसिकली। इसके अंदर एफ स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pounds and S stands for seconds, ठीक है। CGS में बेटा C जो है वो सेंटीमीटर है, G जो है बच्चों को ग्राम है, और S जो है क्या है बच्चों को सेकंड है, राइट। इसी प्रकार से MKS की जब बात की तो M का मतलब था बेटा मीटर, K का मतलब था बेटा आपका किलोग्राम, और S का मतलब वापस से क्या था बेटा, सेकंड्स। तो असली में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। पर क्योंकि बेटा फिर दुनिया खुली दूसरे लोगों के लिए, मान लो लंदन के अंदर तो आपने एफपीएस चला रहा था, ठीक है, यूएस के अंदर मान लो सीजीएस चल रहा था, तो जब बेटा ट्रेड ओपन हुआ, ट्रेड ओपन होने पर इधर से बोला पाउंड, इधर से बोला केजी, इधर इतने बोला ग्राम, इन्होंने क्या बोला बेटा पाउंड। तो जब ये वाला झगड़ा शुरू हुआ तो लोगों ने बोला यार एक स्टैंडर्ड जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए जो कि सारी दुनिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है ग्लोबली, उस वाले ट्रेड को क्या कर दे बेटा, नॉर्मलाइज कर दे। तो जब ये ट्रेड नॉर्मलाइज करने की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा बेटा एसआई, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और इन्होंने बेटा हर यूनिट को किसी ना किसी क्वांटिटी के थ्रू डिफाइन कर दिया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इन सब यूनिट की है ना बेटा एक डेफिनेशन होती है। 1 किलोग्राम क्या है, 1 मीटर क्या है, 1 लीटर क्या है, मतलब 1 मीटर क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 सेकंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, केल्विन क्या होता है। एम्पियर की डेफिनेशन हम मैग्नेटिज्म के थ्रू देते हैं, है ना। कितनी जोरदार बात है। ऐसे ही हर चीज को है ना बेटा डिफाइन किया गया किसी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के रूप में, जो कि ये मान के चले कि इसकी वैल्यू जो है वो दुनिया के अंदर चेंज होने के जो चांसेस हैं वो नहीं है, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशंस होती है ना बेटा, इन सब यूनिट्स की एक डेफिनेशन भी दी गई, उन डेफिनेशंस के अंदर फंसना मत ना, उनको अभी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि दोज डेफिनेशंस आर नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडेबल राइट नाउ। वो डेफिनेशंस अभी बेटा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसीलिए उन वाली डेफिनेशंस को इस समय पढ़ के परेशान नहीं होना है किसी भी हाल में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। डोंट गेट परेशान आफ्टर रीडिंग दोज डेफिनेशंस, बहुत अजीब होती हैं, बिल्कुल ना पढ़े। किसी को पढ़ के समझना ही है तो बेटा वो मुझे पर्सनली बात कर ले, अदरवाइज उसके अंदर अभी घुसना नहीं है। ना वो आपसे नीट में पूछी जाएगी, ना वो आपसे और किसी दुनिया के एग्जाम में पूछी जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सबको सेम करने के लिए, इन सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एसआई सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम दी इंटरनेशनली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा वो बनाई गई, जिसने इन सबको जो फंडामेंटल यूनिट्स थी उनकी यूनिट्स को एक बार डिफाइन कर दिया। तो ये जो हम लोग बेटा यूनिट्स देख रहे थे ना, फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारी की सारी 7, इन सबको जो डिफाइन किया वो इन्हीं वाली एसआई यूनिट नहीं किया। तो किलोग्राम किसकी होगी बेटा, मास की। अब तो मैं लिख सकता हूं मीटर किसकी होती है, बोल लेंथ की। सेकंड किसकी होती है, बोल टाइम की। केल्विन किसकी होती है सर, टेम्परेचर की। एम्पियर किसकी होती है सर, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, इलेक्ट्रिक करंट की। मोल किसकी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। कैंडेला किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इस तरह से बेटा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना वो हमारा बन के आ गया। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो था
ये हम लोगों ने दुनिया के अंदर प्रचलित कर दिया, जिससे कि बेटा जो भी ट्रेड हो सारा का सारा पूरी दुनिया में सब लोग एक ही तरह की यूनिट काम में लें। अदरवाइज बेटा वो जर्मनी का राजा और जापान वाले राजे की जो कहानी है वो हो जाती तुम्हारे साथ। ठीक है, हाँ। पहले तो दुनिया में बेटा बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम समझते हो? बार्टर सिस्टम मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप, है ना? समझ रहे हो, है ना? कि भाई जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि तू मेरे को 1 किलो चावल दे दे, आज मेरे को गेहूं खाना है तो यार तू मेरे को गेहूं दे दे, मैं तो रोटी बना के खाऊंगा, चावल खा खा के बोर हो गया। तो मैं क्या करता था, दूसरे आदमी के पास जाता था, चावल उसको दे देता था और उससे गेहूं जो है वो लेकर आ जाता था, क्योंकि गेहूं तो उसके यहाँ पे उगता था। अब किसी की इच्छा है बारले खाने की, वो बारले ले आएगा, कोई मक्का खाना है मक्का ले आएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है बेटा ये दुनिया के अंदर प्रचलित था, और इसके बारे में हम लोगों को पता लगा कि यार ये बहुत ही खराब सिस्टम है, तो बार्टर सिस्टम को खत्म करके लोग पैसा लेकर आए। और पैसा आते ही उनको पता लगा कि ये तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है। ठीक है ना? हाँ, पैसा पैसा बस, है ना? सारी दुनिया एक तरफ भाग रही है, पैसा 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 पैसा, हाय तौबा मचा रखी है पैसे की, बस, है ना? एनीवेज क्या कर सकते हैं, है ना? दुनिया है, जैसे चल रही है चलने देते हैं, बस कोरोना से बच के रहते हैं, है ना भाई? तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है बेटा वो बन गया एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। इन सब के अंदर बेटा कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं आराम से। इन सब का कन्वर्जन जो है वो भी हम लोग देखेंगे। और अभी हम लोग अब बात करते हैं किसकी बेटा? आपकी जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनके बारे में। अभी यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं बेटा? आपके जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके बारे में। आखिर ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? ठीक है, तो ये डिराइव्ड पीक्यूज जो होती हैं बेटा, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो दीज आर फॉर्म्ड या दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये कैसे बनती है बेटा? कॉम्बिनेशन से बनती है। किसके कॉम्बिनेशन से बनती है? वन और मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान ले मैं अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं, है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, तो लेट्स से कि मैंने क्या ले ली बेटा? स्पीड ले ली। तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है? स्पीड की वैल्यू क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिकली डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज लेंथ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। समझ रहे हो ना? तो इसमें लेंथ भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो एक नई क्वांटिटी बना दी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से मान लो कोई आपको बोले एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा आप लोगों का? एक्सेलरेशन होता है बेटा आपका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे क्या आ जाता है बेटा आप लोगों का? टाइम। तो यहां पर भी तो बेटा इसी तरह की कहानी आ जाएगी ना। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऊपर को क्या आ गया? लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय क्या बेटा? टाइम। तो वापस से एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बनी तो किससे है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ऐसे ही मान लो बेटा एरिया। एरिया होता है बेटा स्क्वायर मीटर। 2 बार लेंथ काम में आ रही है तेरे को। कितनी बार लेंथ काम में आ रही है बेटा? 2 बार जो है बेटा वो तेरे को लेंथ जो है वो काम में आ रही है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या मान ले तेरे को पाई आर स्क्वायर लिखना है तो उसमें भी 2 बार आर का स्क्वायर करना पड़ता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मतलब लेंथ ही तो हुई बेटा 2 बार अगर एरिया लिखेगा। तो एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी के भी कॉम्बिनेशन से आपको एक डिराइव क्वांटिटी जो है वो मिल जाती है, और यहां अलग अलग क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से मिल रही है। तो इसलिए क्या लिखा है मैंने? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक से भी बन जाएगी अगर उसी को अलग अलग तरह से यूज कर लिया तो, और उससे ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो बेटा उससे भी बन जाएगी। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया आपका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे ही मान ले मैंने तेरे लिए वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? एल इंटू बी इंटू एच, राइट? तो वापस से बेटा एक नई यूनिट जो है वो आप लोगों के पास में यहाँ पर डेवलप हो जाएगी इस डिराइव क्वांटिटी की। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों को ये चीज पता लगती है कि बहुत सी क्वांटिटीज दुनिया में ऐसी हैं जो डिराइव्ड हैं, बल्कि ज्यादा क्वांटिटीज जो दुनिया में है वो तो डिराइव्ड ही है। फंडामेंटल तो दुनिया में 7 ही है, ये वाली बात हमें यहाँ से पता लगती है। ठीक है, तो फंडामेंटल ओनली 7, डिराइव्ड बहुत सारी, और अभी भी नई जो है वो बन सकती हैं। समझ गए? तो डिराइव तो बेटा बहुत सारी बन जाएगी, पर फंडामेंटल तो बेटा हमेशा 7 ही रहेंगी। और इन्हीं डिराइव क्वांटिटीज की जब हम लोग बेटा यूनिट्स की बात करते हैं, है ना, तो बेटा यूनिट्स जो है वो क्या कहलाती हैं? इनकी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या कहलाएंगी? इनकी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। अगर मैं इनकी यूनिट्स लिखने की कोशिश करूं, है ना,
तो इनकी यूनिट्स कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मान ले मैंने लिखा स्पीड ही ले लेता हूँ, चलो तो स्पीड क्योंकि बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो स्पीड की क्या हो गई मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से मान ले तेरे से किसी ने एक्सेलरेशन के बारे में बात की तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी बेटा मीटर पर सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से मान लो तुमसे किसी ने फोर्स लिखा, फोर्स क्या होती है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया केजी, मास की केजी आ गई, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई फोर्स की भी आ गई यूनिट, मजा आ गया। फोर्स के साथ साथ और मान ले और कोई लिखनी है तेरे को क्वांटिटी, चल मोमेंटम लिख ले, जो तूने सुना है उसकी बात करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम हो गया आपका मास इनटू वेलोसिटी, मास की क्या हो गई केजी, वेलोसिटी क्या हो गई बेटा मीटर पर सेकंड, मजा आ गया सर, है ना। इसी तरह से मान लो मोमेंटम के बाद में मैंने आप लोगों को बोला क्या बोला मोमेंटम के बाद में और क्वांटिटी ले ले, तेरी जो इच्छा हो वो क्वांटिटी ले, उसके अंदर क्या हुआ, मान ले मैंने बोला तेरे को एरिया, एरिया क्या होता है बेटा मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, है ना, स्क्वायर मीटर बोलते हैं वैसे इसको सही भाषा में। ऐसे ही बेटा वॉल्यूम की बात करूं तो L इंटू बी इंटू एच करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ ऐसे ही तो लिखूंगा। अच्छा देख एरिया फिर चाहे पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी तू काम में ले रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई से कोई लेना देना नहीं है बेटा यूनिट को, पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो L इंटू बी क्या हो गया हमारे पास, जल्दी से बता भाई, पाई तो एक नंबर है ना, तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं होता। L इंटू बी का मतलब हो गया मीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा आपकी मीटर का क्यूब बन जाएगी, है ना। मैनी क्वांटिटीज, आप चाहे जिस क्वांटिटी को डिफाइन करो, मान लो तुमने प्रेशर के बारे में पढ़ा है तो प्रेशर क्या होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे यूनिट हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट मीटर का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कट भी जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा केजी, केजी के बाद में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा किसकी हो गई फोर्स की, नीचे मीटर से और डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर पर, तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोगों के किसकी यूनिट आ गई बेटा प्रेशर की, किसकी यूनिट आ गई आपकी प्रेशर की जो यूनिट है बेटा वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है ना। वैसे अपन इसकी ऐसा यूनिट पास्कल बोल देते हैं, फोर्स की यूनिट जो है उसे न्यूटन बोल देते हैं, ये सब तो हम लोग जानते हैं, पर वो न्यूटन असली में क्या है बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर की क्या हो गई केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह की यूनिट जो है ना बेटा ये हम लोग आराम से बना सकते हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती है ना भाई। इस तरह की यूनिट्स बनाते चलो और खुशी के गीत गाते चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज है, मान ले तेरी इच्छा हो गई काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखने की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो नंबर है। मास की क्या होती है बेटा केजी, वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, भाई मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही मान लो तुमने सुना होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, जो अपन लोग mgh की तरह लिख देते हैं किसी हाइट h के ऊपर, तो मास की क्या हो गई बेटा केजी, जी मतलब होता है एक्सेलरेशन मतलब पर सेकंड स्क्वायर, और फिर से हाइट आ गई तो मीटर, तो क्या बन गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा आप कितनी क्वांटिटी लिखो उसके अंदर अपने को कोई दर्द नहीं है। तुमने टॉर्क सुना है, टॉर्क, टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क होता है बेटा आर मल्टीप्लाइड बाय एफ, ठीक है। अभी इसकी रियलिटी नहीं बता रहा हूं, रियलिटी रोटेशनल में पढ़ेंगे। तो आर का मतलब क्या हो गया मीटर, फोर्स का मतलब क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास में क्या यूनिट आ जाएगी बोल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये यूनिट तो मैच कर रही है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, हाँ कितनी जोरदार बात है सर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी सेम है, हाँ, और सर टॉर्क की यूनिट भी वही आ गई, अरे वाह ये क्या हो गया। और सुन और देख एक और यूनिट बताता हूं मैं तेरे को, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है बेटा मीटर, तो देख जरा वापस से क्या आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया कि नहीं। इससे तेरे को क्या मतलब पता लग रहा है कि आपके पास में ये 1 2 3 4 चारों की यूनिट सेम है, तो क्या दो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हर फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो अलग होगी, फंडामेंटल की तो अलग है ही सही, पर बेटा डिराइव्ड जो होती है उसके अंदर डिराइव्ड क्वांटिटीज मे हैव द सेम यूनिट्स इवन दो दे आर डिफाइंड इन डिफरेंट मैनर्स। इनकी यूनिट सेम हो सकती है पर सबकी जो डेफिनेशन है बेटा वो सबकी अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। टॉर्क अलग क्वांटिटी है, वर्क डन अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग है, बट स्टिल दे आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग द सेम यूनिट्स।
तो कितनी जोरदार बात है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज में हैव द सेम यूनिट्स, ऑलवेज हैव द सेम यूनिट्स, ठीक है, नेवर हैव द सेम यूनिट्स, या फिर कैनॉट हैव द सेम यूनिट्स, राइट, है ना। तो ये वाली बात ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर क्या होगा, मे हैव द सेम यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कभी भी सेम यूनिट किसी भी दो लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो डिफाइन ही बेटा इंडिपेंडेंट होने के कारण की जाती है। तो इस वाली बात का खास ध्यान रखें कि बेटा यूनिट जो है वो सेम हो सकती है दो लोगों की, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, अलग अलग है। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना भाई। ये अपनी कौन सी क्वांटिटीज हो गई बेटा, डिराइव क्वांटिटीज, जो अभी अभी हम लोगों ने देखी है। डिराइव्ड के बाद में बेटा मैंने आप लोगों को एक तरह की क्वांटिटी और बताई थी, जो हमारी क्वांटिटीज के अंदर ही काउंट होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज में, और वो कौन सी थी बेटा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। और मैंने आपसे पूछा था कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मतलब आपको बताया था, पूछा तो क्या था, आपको बताया था कि इसके अंदर दो तरह की क्वांटिटीज ऐड होती हैं, और वो दोनों क्या होती हैं बेटा, एक तो होती है प्लेन एंगल और दूसरी क्या होती है, सॉलिड एंगल। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, प्लेन एंगल के बारे में। क्या है बच्चों ये प्लेन एंगल, कैसा है ये प्लेन एंगल, आइए जरा इसको देख लें, ठीक है। तो प्लेन एंगल बेटा ये वही एंगल है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, दिस इज दैट एंगल ओनली, जो तुमने बचपन से पढ़ा है ना बेटा, उसी वाले एंगल की बात कर रहे हैं। कि हम लोगों ने क्या किया बेटा, कि यहाँ पर एक पोल लगाया, और इस पोल से हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इस वाले पोल से हम लोगों ने एकदम जोरदार तरीके से एक बकरी को बांध दिया। अब बेटा बकरी को बांधा तो हम लोग जानते हैं कि वो बकरी जो है वो इसके अंदर कहीं भी घूम सकती थी, है ना, खेत इतना ही था तो इस वाले खेत के अंदर घूमी, और बेटा वो ए पॉइंट से लेके कहां तक चली गई बेटा, बी पॉइंट तक चली गई। हम लोगों को तो ये वाला एंगल जो है ना बेटा, ये वाला एंगल मेजर करना था, थीटा, इसका रेडियस मान ले आर था, ठीक है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गई, इस वाली डिस्टेंस को याद करो, हम लोग क्या बोलते थे बेटा, आर्क, इसको आर्क की लेंथ बोलते थे। अगर आपको कुछ भी बेटा याद आ रहा हो बचपन का, तो अभी पढ़ के आए हो 10वीं में, मना मत करना सर 10वीं तो पढ़ी कहां है, चलो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्क, और ये क्या होता है बच्चों, रेडियस। इस थीटा की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं बेटा, इस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकालते थे बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। यही थीटा जो है यही आपका प्लेन एंगल है बेटा, कोई नई क्वांटिटी नहीं है जो आप लोगों ने पहली बार देखी हो, ठीक है। दिस इज नॉट अ न्यू क्वांटिटी गाइज, प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, ये कोई नई क्वांटिटी नहीं है आप लोगों के लिए। थीटा की वैल्यू क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, आप लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं। आर्क की लेंथ बेटा अगर मान ले एल लिख दूं, और रेडियस को अगर मैं आर मान लूं, तो थीटा की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, एल अपॉन आर, ठीक है। इस थीटा की जो बेटा यूनिट है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, इस थीटा की यूनिट असली में जो एसआई यूनिट है बेटा, है ना, इसकी जो एसआई यूनिट है वो बेटा रेडियन है, समझ गए। एसआई यूनिट जो है वो क्या है, इसकी रेडियन है ना। हम लोग डिग्री में खेलते आए हैं आज तक, पर असलियत में जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटा, रेडियन है, जिसके अंदर अब आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी, समझ गए बेटा। और इस यूनिट कन्वर्जन के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री वाला जो कन्वर्जन है बेटा, ये आप लोगों से बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बेटा ये काम आता है, पूरी फिजिक्स के अंदर ही, ठीक है। जहां जहां पर भी आपको ज्योमेट्री काम आती है, वहां वहां पर बेटा हो सकता है कि आपसे डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री के कन्वर्जन की जरूरत जो है बेटा वो पढ़ा ली जाए और आपको बता दी जाए। तो अगर वो नहीं आता है तो बेटा बहुत भारी गड़बड़ जो है वो हमारे जीवन में हो जाती है ना। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इस थीटा की वैल्यू अगर ये पूरे सर्किल के अंदर घूम जाती बकरी तो क्या होती, है ना, तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, थीटा की वैल्यू एल बाय आर है ना बेटा, तो हमने लिखा बेटा फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, बचपन में तुमने पढ़ा है ना वैसे 360 डिग्री, हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, लेंथ, बेटा पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो मैंने लिखा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू तो आर है ही सही, आर ने आर को मारा बेटा, थीटा कितना आ गया 2 पाई रेडियन, कितनी जोरदार बात है, ठीक है। तो ये जो 2 पाई रेडियन तुम लोग लिखा हुआ देख रहे हो, असली में दिस इज 360 डिग्रीज, कितना है बेटा, 360 डिग्री के बराबर है। 2 पाई रेडियन बोल दो या फिर क्या बोल दो बेटा 360 डिग्री बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। और इसीलिए बेटा इनका जो कन्वर्जन था ना वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने क्या बोला बेटा, 2 पाई रेडियन के अंदर हमारे पास 360 डिग्री मौजूद होते हैं, तो बोलो बेटा एक के अंदर हमारे पास क्या 360 अपॉन 2 पाई डिग्री होंगे, हाँ सर बिल्कुल होंगे, है ना।
और फिर अगर मैं x के अंदर निकालूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 360/2 मल्टीप्लाइड बाय x, जिसको हम लोग प्यार से कैसे लिख सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं बेटा, बोलो 180/π×x। तो ये आपका रेडियन का कन्वर्जन जो है वो किसके अंदर जा रहा है बेटा, डिग्री के अंदर जा रहा है। 2 पाई रेडियन में 360 थे, तो एक में बेटा 360/2 पाई हो गए, तो x के अंदर कितने होंगे जब ये आपसे पूछा, तो आपका आंसर क्या आ गया 180/π×x। ठीक है, अब इसको अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूं और आप लोगों से पूछूं कि मेरे पास में π/2 रेडियन गिवन है, कितने रेडियन गिवन है, π/2 रेडियन जो है बेटा ये आप लोगों को गिवन है और आपको डिग्री के अंदर बताना है, तो शायद आप लोग इसे कर पाएंगे। जल्दी से बोलो क्या कर लोगे आप लोग, जल्दी से क्या करोगे, π/2 रेडियन को डिग्री में करना है, तो हमने क्या लिखा बोल 180/π मल्टीप्लाइड बाय x का मतलब कितना बेटा π/2, पाई ने पाई को मारा बेटा, देखो 90 डिग्री आ गया। समझ गए। सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछता कि π/4 रेडियन का मतलब क्या है, तो π/4 में क्या करता बेटा 180/π मल्टीप्लाइड बाय π/4, पाई ने पाई को मेरा बेटा, और 4 से कितनी बार 45 डिग्री, यही आपका आंसर है। दिख गया सबको। ऐसे ही कोई बोलता नहीं π/6 रेडियन निकालो, तो बेटा π/6 रेडियन के लिए भी करना तो वही था 180/π मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा π/6, पाई ने पाई को मारा, आपके पास कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी एंगल तेरे को दे रखा हो तो बहुत आराम से बेटा इस वाली चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब इसके अंदर तुझे दिक्कत नहीं आएगी। मान ले 2π/3 रेडियन तेरे को दिया, तो क्या करेगा 180/π मल्टीप्लाइड बाय 2π/3, पाई पाई, ठीक है। 3 से कितनी बार बेटा 60 बार, 62 सा कितना हो गया 120 डिग्री। तो कितना इजी है बेटा। तो यहां जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन। ठीक है, कौन सा कन्वर्जन देखा हमने बेटा यहाँ पे, रेडियन टू डिग्री, जिसमें हमने क्या बोला बेटा, डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 180/π×x। समझ गए। x जो है वो कौन सी वैल्यू है बेटा, रेडियन वाली वैल्यू है, और जो फाइनली आपके पास में आंसर आएगा वो कितने में आएगा बेटा, डिग्री के अंदर आएगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिग्री वाला आंसर, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। और यही बेटा अगर मेरे को डिग्री टू रेडियन वाला कन्वर्जन करना होता तो भी आप लोग जानते हैं क्या करना था, हम लोग इस बार उल्टा लिख देते। क्या लिखते बेटा, 360 डिग्री के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर क्या होगा बेटा π/180, और अगर एक में π/180 होगा तो x डिग्री के अंदर क्या होगा बेटा π/180 मल्टीप्लाइड बाय x रेडियन। ठीक है, तो असली में हमने दूसरा कन्वर्जन जो है बेटा वो भी यहां पर देख लिया है। इसमें मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कोई भी समस्या आनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेता हूं कि मेरे को दे दिया बेटा, लेट्स से आई एम गिवन विद 75 डिग्री, और 75 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना था। कैसे करें, तो कुछ भी नहीं करना, 75 थोड़ा टफ हो जाएगा फॉर अ स्टार्ट, है ना। लेट्स टेक इट टू बी हाउ मच, चलो 135 डिग्री ले लेता है। ठीक है, चलो सुनो, तो इसको रेडियन के अंदर तेरे को कन्वर्ट करना है। क्या करना है बेटा, 135 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, π/180 करना तो यही है। इसको 45 से काट, 45 से 3 बार जाता है बेटा, और ये 45 से 4 बार जाता है, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3π/4। देख कितना ईजी है, कोई बड़ी बात है क्या। पहले 180/π से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब π/180 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तूने कन्वर्जन किसका कर दिया बेटा, डिग्री टू रेडियन। पहले तू क्या कर रहा था बेटा, रेडियन टू डिग्री कर रहा था, रेडियन टू डिग्री 180/π। अब क्या काम में ले रहा है, π/180। अब तेरा कन्वर्जन हो गया डिग्री टू रेडियन। मैंने तेरे को बोला मान ले 60 डिग्री, तो तूने क्या लिखा बेटा, π/180 मल्टीप्लाइड बाय 60। बोल आंसर कितना आ गया, π/3 रेडियन आ गया। ले, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। मैंने तेरे को बोला कि चलो भाई 240 डिग्री, तो 240 डिग्री बोला तो क्या करेगा सर, कुछ नहीं, वही π/180 इंटू 240। ऐसे क्या बता रहे हो सर, इतना इजी है ये तो, है, हमें तो लगा था बहुत टफ होता है। तो बेटा 186 से काट दो, 3 जा और ये 4 जा, कितना आ गया बोल, 4π/3 आ गया सर। कौन सी बड़ी बात है। तो दीज आर रियली वेरी इजी, है ना। ये सब बेटा बहुत आसान होता है, डिग्री से रेडियन और रेडियन टू
डिग्री का जो कन्वर्जन है वो अभी अभी आप लोगों ने देखा है, जो असली में बहुत ईजी है बेटा। और अगर आप लोग इसके ऊपर महारत हासिल कर लें, जो मेरे हिसाब से कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, एक बार पढ़ा उसके बाद जीवन भर याद रहता है, कभी भी पूछ लो, 50 साल के हो जाओ तो भी पूछ लूंगा तो शायद बता दो। तो ये बेटा वही वाली कहानी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे एंगल रेडियन में मिले चाहे डिग्री में मिले, अपने को तो सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। इसी प्रकार से बेटा जो दूसरा मैंने तेरे को एंगल बताया था वो क्या था, सॉलिड एंगल, राइट। प्लेन एंगल हो गया, अब क्या हो गया बेटा आप लोगों का, सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल आप लोगों के लिए शायद नया है। सॉलिड एंगल क्या है बेटा आप लोगों के लिए नया है। और जब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं ना, तो सॉलिड एंगल असली में क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल रियल में क्या होता है ना बेटा, एक कोन होता है। जैसे अगर हम लोग एक कोन बनाने की कोशिश करें ना बेटा, और कोन के एंगल का मेजरमेंट करें, क्योंकि कोन का जो एंगल है ना बेटा वो 3D में बनता है। ये जो 3D वाला एंगल बना है ना, 3D एंगल, ये आप लोगों का बेटा सॉलिड एंगल है, ठीक है। दिस एंगल इज योर सॉलिड एंगल, जो बेटा कोन के अंदर बन रहा होता है। कोन बना के दिखाता हूं मैं तेरे को किस तरह से बना। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में कागज था बेटा, इस वाले कागज का मैं यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कोन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इफ आई मेक अ कोन ऑफ दिस पेपर, अरे मुर्जा भाई, उड़िया के अंदर अपने को सामान मिलता है ना बेटा बाजार में, उसी के बारे में यहाँ पर जो चर्चा है ना वो चलने वाली है। तो हम लोग जो है ना बेटा कोन इसका बनाने वाले हैं, ठीक है। कोन कहाँ रह गया अपना, ओहो, एक मिनट में बना देता हूं बेटा। हाँ भाई देखो, कोन जो है वो मैं बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। कोन बनाना भारी काम हो गया, अपन रोज थोड़ी ना ऐसे पुड़िया बनाते हैं। चलो, ये हमारा बेटा ये जो कागज है इसको मैं यहाँ पर लेकर आया और इसको मैंने यहाँ पे यूं टिल्ट किया, देखना, हाँ ठीक है। ये हमारे पास में अभी कोन जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये फिर से कोन नहीं बना क्या, नहीं बन जाएगा। ये देखो ये बन गया, ये हमारे पास में क्या बन गया बेटा, एक कोन जो है वो बनने वाला है, ध्यान दीजिए। ये देखो, अब ये जो बेटा हमारे पास में कोन बना है ना, इसी वाले कोन के बारे में हम लोगों को बात करनी है। देखना, ये हमारा कोन पूरा प्रॉपर ये डेवलप हो गया, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट दिस कोन, राइट। ये रहा बेटा तुम्हारा कोन, है ना। अब इस कोन को देखो, जब आप बेटा इस वाले कोन को देखते हैं प्रॉपरली तो आप लोगों को ऐसा दिखता है कि इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं। ये कैसा फिगर है, 3D टाइप का फिगर हो गया, क्योंकि बेटा ये जो फिगर है 3D टाइप का फिगर है, इसीलिए इसका वॉल्यूम होता है। कोन का वॉल्यूम है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, याद करो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वगैरह कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा वही है, इसमें सामान जो है वो भरा जा सकता है, इसमें सॉफ्टी आती है, देखा है ना। तो वही सॉफ्टी वाला कोन है, इसीलिए मैंने भी आप लोगों के लिए क्या बनाया बेटा, एक कोन जो है ये बनाया है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कोन, ये सॉफ्टी वाला जो कोन है, जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तब हम लोग को बेटा ये वाली बात जो है समझ में आती है कि सॉफ्टी वाले कोन में सामान भरा जा सकता है, मतलब इट्स अ 3D फिगर। तो इसीलिए ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल जो आप लोग देख रहे हैं अंदर वाला एंगल, ये एक 3D एंगल होता है। दिस इज नॉट अ प्लेन एंगल नाउ, यही जो मैंने बनाया ना यहाँ पे एक कोन, तो इसका जो एंगल है ना बेटा 3D का एंगल है। और क्योंकि ये 3D का एंगल है इसीलिए हम लोग बेटा इसको सॉलिड एंगल नाम देते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल की बेटा जो यूनिट होती है, अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट बेटा एकदम डिफरेंट है, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। इसकी यूनिट होती है बेटा स्टेरेडियन। जो अपन लोग लिखते थे ना उससे बिल्कुल अलग, रेडियन से स्टेरेडियन, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपकी यूनिट जो है ना बेटा वो चेंज हो जाती है। पहले क्या थी, रेडियन प्लेन एंगल की, अब क्या हो गई, सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या है बेटा, सॉलिड एंगल। ये अंदर जो घुमा हुआ है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 3D वाला जो ये एंगल आप लोग बना हुआ देख रहे हैं, इसी के बारे में बेटा यहां पर चर्चा हो रही है। और ये 3D एंगल आपका क्या कहलाया बेटा, आपका सॉलिड एंगल कहलाया, ठीक है। असली में बेटा अगर हम लोगों को इसको अगर मान ले मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बना दूं, हॉरिजॉन्टली इस तरह से इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो एक रिलेशन होता है बेटा सॉलिड एंगल के साथ में। इस एंगल को बोलते हैं बेटा सेमी वर्टिकल एंगल, है ना, और अल्फा बोलते हैं बेटा इसको। तो हमारा जो सॉलिड एंगल होता है ना सिग्मा, उसकी वैल्यू आती है बेटा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा।
ये हमारे पास में बेटा वैल्यू आती है सॉलिड एंगल। ठीक है, डरो मत इसको देख के, डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, बस आपको ये वाला एंगल अल्फा जो है ये प्लेन एंगल होता है। दिस प्लेन एंगल शुड बी नोन टू यू। इस प्लेन एंगल के बारे में अगर आपको पता है तो आपका सॉलिड एंगल जो है वो क्या होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये वाली बात बस अपने को याद रखनी है और ऐसे समझ लेना है कि सॉलिड एंगल जो क्या है। हम लोगों के जीवन में बेटा सॉलिड एंगल का थोड़ा सा फंडा जो है 12th क्लास के अंदर यूज आता है, अभी तो बेटा वो भी यूज नहीं आता। और 12th के अंदर भी नीट के केस के अंदर तो सॉलिड एंगल के फंडे भी जो है वो भी बहुत ज्यादा यूज नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसकी बात की बेटा, सॉलिड एंगल के बारे में भी बात कर ली है, प्लेन एंगल पढ़ लिया है, सॉलिड एंगल पढ़ लिया है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने 3 तरह की चीजें जो है बेटा वो मेजरली पढ़ ली हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है किसके बारे में बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अभी कन्वर्जन नहीं पढ़ा है, ठीक है, कन्वर्जन आगे आएगा बेटा। साथ ही हम लोगों ने बेटा जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ साथ हमने पढ़ा है बेटा आज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा आप लोगों को बताया जाएगा कि यूनिट का कन्वर्जन किस तरह से किया जाए और डायमेंशंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो अगली क्लास के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी क्लास को आज कर लें, तरीके से पढ़ लो जिससे कि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। मैथमेटिक्स वगैरह जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी बहुत काम आएगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली। मेरे हिसाब से उतनी मैथमेटिक्स करने में आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या जो है बेटा वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। आशा करता हूं पहली क्लास में बहुत मजा आया होगा। इसी तरह का मजा जो है वो हर क्लास में हम लोग करते हुए पढ़ेंगे। चिंता मत करना, बस तरीके से पढ़ते रहना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।